आप लोग नीट के स्टूडेंट हो, मुझे पता है आप लोगों के मन में अभी क्या चल रहा है। टाइम मैनेज नहीं हो रहा है, रिवीजन कैसे करें, कहाँ से करें, कब करें। अब वो टाइम नहीं रहा कि आप घंटे घंटे या 4-4 घंटे एक चैप्टर में दो। तो अब कोई चीज़ रिपीट हो रही है, मतलब हमें वहाँ किस चीज़ की प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है? क्वेश्चंस की। नोट्स और एनसीईआरटी में से मैं प्रेफर करती हूँ कि आप एनसीईआरटी पढ़ें। ओएमआर शीट के ऊपर ही टेस्ट दो। अगर आप घर बैठ के टेस्ट दे रहे हो या आप ऑनलाइन टेस्ट दे रहे हो, अगर आप ओएमआर शीट पे कर सको तो वेल एंड गुड। हेलो बच्चों, मेरा नाम है डॉक्टर आरुषि तुली और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं हाउ टू रिवाइज चैप्टर्स क्विकली। आप लोग नीट के स्टूडेंट हो, मुझे पता है आप लोगों के मन में अभी क्या चल रहा है। जब भी कोई इस वीडियो को खोलेगा उसके मन में क्या चल रहा होगा कि मैम टाइम मैनेज नहीं हो रहा है, रिविजन कैसे करें, कहाँ से करें, कब करें। मैम नींद ज़्यादा आ रही है, पढ़ाई करने का मन कम हो रहा है, एंजाइटी बहुत ज़्यादा फील हो रही है, कई बार बहुत पैनिक्ड फील कर रहा हूँ, समझ नहीं आ रहा रिवाइज करूँ कि टेस्ट दूँ, तो कैसे सब कुछ मैनेज करूँ। आई नो मेरी हर बोली गई बात से आप बहुत ज़्यादा रिलेट कर रहे होगे। मैं भी एक नीट स्टूडेंट रह चुकी हूँ और मुझे पता है ये वाली जो प्रॉब्लम्स होती हैं हर स्टूडेंट के एंड मोमेंट दिमाग के अंदर भर जाती हैं और दिमाग बर्स्ट होने लगता है कि यार कैसे इन चीज़ों को हम सॉल्व करें। तो आज की वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि इन प्रॉब्लम्स को डील कैसे किया जाए। तो मैं एक एक करके आपकी प्रॉब्लम लेंगे और उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन देंगे। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, फटफट से इस चीज़ को देखिए एंड फटफट से फॉलो करिए एंड फिर फटाफट से टेंशन फ्री हो जाइए। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहली प्रॉब्लम कि मैम रिविजन का टाइम कैसे निकालें, मैनेज कैसे करें बेसिकली टाइम को। अब यहाँ पे प्रॉब्लम नंबर 1, मैम मैं रोज़ पढ़ूँ कि रिवाइज करूँ। देखो अगर हम कायदे से देखें तो अभी 60 to 45 डेज बचे हैं आपके नीट के अंदर, ठीक है। अब एट द एंड तो आप रिवाइज ही करोगे। अब आप कोई न्यू टॉपिक पढ़ना चाह रहे हो तो प्लीज़ कोई भी न्यू टॉपिक आपको नहीं उठाना है। अब आपने जो पढ़ लिया आज तक वही सारी चीज़ों को आपको रिवाइज करना है, फर्स्ट मोस्ट थिंग। सेकेंड कि मैम रिवाइज कर रहे हैं तो उसमें ज़्यादा टाइम लगता है हम लोगों को। हम जब पढ़ने बैठते हैं ना तो मैम कई बार 3-4 घंटे लग रहे हैं एक ही टॉपिक को लेके। तो इसको रिड्यूस कैसे किया जाए, तो इसको रिड्यूस करने का मैं आपको तरीका बताती हूँ। लेट्स सी। आप लोगों के नीट में जो है ओवरऑल आपके 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, जिसमें आपके मेजर सब्जेक्ट्स जो हैं आपके हैं थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स और कुछ सब्जेक्ट हैं आपके जो हैं आपके न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स, ठीक है। आपके थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स कौन से हो जाते हैं, जैसे भाई आपकी हो गई बॉटनी, जूलॉजी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें न्यूमेरिकल की तो आपकी फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स आ जाती है। यहाँ हम लिख लेते हैं आपकी फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स। यहाँ आ गई आपकी बॉटनी, जूलॉजी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब आपको बेसिकली क्या फॉलो करना है इसके अंदर, तो ध्यान से सुनना। थ्योरी मतलब कोई भी चीज़ आपको याद करनी है, ठीक है। याद करनी है मतलब हमें अपनी लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर उसे सेव करना है। तो यहाँ पे आप फॉलो करोगे अ 3R मेथड। 3R। अब ये मैम 3R मेथड क्या होता है? ये मेथड है जो मैं यूज़ करती हूँ बायोलॉजी के लिए, ठीक है। बीइंग अ बायोलॉजी टीचर चीज़ें याद रखना, बीइंग अ डॉक्टर ऑल्सो जब आप बहुत सारी पढ़ाई करते हो आपको चीज़ें याद रखनी पड़ती है, तो ये मेथड काफ़ी हेल्पफुल होता है। अब इस मेथड का मतलब क्या होता है एग्जैक्टली? 3R माने आपको करना है रीड, आपको करना है रिवाइज, फिर आपको करना है रिसाइट। अब मैं इसको समझाती हूँ इन शॉर्ट एग्जैक्टली ये है क्या, ठीक है। रीड, जैसे आपने अपनी एनसीईआरटी की बुक खोली, आप मान लो पढ़ रहे हो फॉर एग्जाम्पल प्लांट किंगडम का चैप्टर, आपने प्लांट किंगडम खोला। अब आप स्टार्ट करोगे रीडिंग करना। रीडिंग कैसे करनी है? अब आपको बेटा अगर आप शुरू की तरह पढ़ोगे कि आप एक एक लाइन पढ़ रहे हो, घंटा भर लग रहा है 2 पन्ने में ही, तो ऐसा नहीं करना है। अब वो टाइम नहीं रहा कि आप घंटे घंटे या 4-4 घंटे एक चैप्टर में दो। आपको पर एनसीईआरटी के पेज 10 to 15 मिनट से ज़्यादा नहीं लेना है। हो सकता है कोई पेज 5 मिनट्स में भी हो जाए, नॉट अ बैड डील। आप लोग 10 से 15 मिनट मैक्स, वैसे तो मैं आप लोगों को बोलूँगी ऑन एन एवरेज 10 मिनट बहुत होते हैं सफिशिएंट पर पेज के लिए। अब आपको उसमें क्या करना है, जब आप पेज पढ़ रहे हो तो अगर आप लोगों ने ऑलरेडी चीज़ें हाईलाइट करी हैं तो आपका ऑलरेडी उधर दिमाग चला जाएगा कि अच्छा हाँ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे इस पेज के। और अगर मान लो इनकेस नहीं कर रखी हैं तो हाईलाइटर लेके बैठो। जब आप उस पूरे पेज की रीडिंग कर रहे हो आपको जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट लग रहा है उसको हाईलाइट करते जाओ, ताकि जब आप सेकेंड रीडिंग लगाओगे बाद में तो आपको यूजफुल रहेगा, ठीक है। हमने कर लिया अब रीडिंग। हमने क्या करा, 10 मिनट अगर एक पेज में लगाया और एक चैप्टर में 10 पेज हैं, मतलब आपने पूरी एनसीईआरटी का वो चैप्टर कितनी देर में कवर कर लिया, 100 मिनट्स, मतलब 1.5 आवर के अंदर आपने उस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है, वो भी अच्छे से। अब आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, रिवाइज। रिवाइज कैसे करना है, आपने पूरा चैप्टर पढ़ लिया, अब आप पीछे से पन्ने से वापस से एक बार आंखों से देख लो, जस्ट अ स्लैप स्विच देखना है आपको। विद इन 3-4 मिनट्स आप सारे पन्ने देख लो कि आपने ये टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। अब बुक को बंद करना है
अब अपनी आंखें बंद करनी है और अब आपको रिसाइट मतलब बोल के पढ़ना है। विदिन 15 to 20 मिनट्स आपको पूरा चैप्टर जो अभी आपने पढ़ा है अपने मुंह से बोल के पढ़ना है। ऐसा नहीं मन में पढ़ रहे नहीं, बोल के पढ़ो तो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में वो चीज़ सेव होगी। अब बोल के कैसे पढ़ना है? अच्छा यार, प्लांट किंगडम के अंदर पहला टॉपिक था क्लासिफिकेशन। अच्छा, आर.एच. व्हिटेकर का क्लासिफिकेशन था, उसमें उसने ये 5 पॉइंट्स थे, उसके अंदर ये था। फिर आया ये वाला साइंटिस्ट, फिर हमारा नेक्स्ट पेज पे आ गया था मोनेरा किंगडम, उसके अंदर शुरू में साइज फॉर्म था, फिर आ गया ये बैक्टीरिया, इसके ये फीचर्स हैं, ये एग्जाम्पल हैं। फटाफट से ये सारी चीज़ें आपको अपने मुंह से बोलनी है, प्रैक्टिस करनी है, और इससे जो है आपने एक ही चैप्टर को अपनी आंखों से 3 बार रिवाइज कर लिया यार। 3 बार आपने रीड किया, आपने बुक के पन्ने पलटे। वो पन्ने मैंने क्यों पलटा है मैं आपको बताती हूँ। आप लोगों के साथ अगर कभी रिलेट करना है, इस बात से रिलेट कर भी पाओगे। क्या होता है, कई बार हम लोग जब एग्जाम में कोई क्वेश्चन देखते हैं तो हमें वो बुक का पेज याद आता है, फिर यार कॉर्नर में ये लिखा तो था कहीं। तो वो क्या होता है, जब आप पेजेस को पलटते हो और टॉपिक्स को आंखों से गुजारते हो तो आपके मन में वो चीज़ फिट हो जाती है कि मैंने ये चीज़ यहाँ पढ़ी है। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छा मेथड होता है एंड दीज आर ऑल साइंटिफिकल मेथड। ठीक है, इसमें कुछ और नहीं है। इसको आप एक्टिव रिकॉल मेथड, 3R मेथड, किसी भी तरह अपने अपने हिसाब से इसको बोल सकते हो, पर इट इज़ वेरी वेरी इफेक्टिव। तो पहली चीज़ तो आपको थ्योरी के अंदर ये वाली फॉलो करनी है। दूसरी चीज़ क्या फॉलो करनी है? क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्वेश्चन प्रैक्टिस क्या करनी है, कहाँ से करनी है? या तो आप करो सैम्पल पेपर्स, PYQ या NCERT के बेस्ड क्वेश्चंस। यहाँ NCERT बेस्ड क्वेश्चंस आई एम टॉकिंग अबाउट केमिस्ट्री, अगर आप बात करो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। अब बात आती है मैम बॉटनी, जुओलॉजी या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो चलो हमने जैसे तैसे 3R मेथड से कर ली, बट हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो रिएक्शंस बहुत सारे हैं, रिएजेंट्स बहुत सारे हैं, अब हम इसको कैसे पढ़ें? इसको मैं पढ़ने का आपको एक शॉर्ट तरीका बताती हूँ। आपको क्या करना है, अपनी एक रफ नोटबुक जो होती है, आपने पन्ना खोला, आपने एक पर्टिकुलर चैप्टर ले लिया कि यार ये चैप्टर है, ठीक है, मान लो सपोज कोई भी चैप्टर है, उस चैप्टर में ओवरऑल क्या है, आपने अपने नोट्स में पढ़ा होगा कि ओवरऑल कितने 10 से 15 रिएक्शन है। ठीक है, अब आप क्या करोगे, उस रिएक्शन का नाम लिखोगे यहाँ पे, फिर उस रिएक्शन को यहाँ पे लिख लो। ठीक है, फिर दूसरे रिएक्शन का नाम लिखोगे, फिर फटाफट लिख लो। और ये चीज़ आपको ऐसा नहीं वो सुंदर सजा के मोती तारे लगाने, नहीं, इट्स अ रफ पेज। फटाफट रिएक्शन का नाम लिखा, रिएक्शन लिखा, रिएक्शन का नाम लिखा, रिएक्शन लिखा। अगर कोई रिएजेंट यहाँ यूज हो रहा है, कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, फट से यहाँ लिखा। इससे क्या होगा, आपने अपने नोट्स को एक बार आंखों से पढ़ा, आपने अपने नोट्स रीड किए, रीड रिवाइज रिसाइट फॉलो कर रहे हैं यार हम, बस इसमें हम रिसाइट नहीं करेंगे, राइट करेंगे, हम लिखने लगेंगे। ठीक है, क्योंकि ये रिएक्शंस हैं तो इनको बोलने से ज़्यादा बेटर है हम लिख के कर लें। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये चीज़ फॉलो कर सकते हैं, ये चीज़ आप हर सब्जेक्ट के साथ फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, आपने एक बार अपने नोट्स रिवाइज किए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आपके पास बहुत बढ़िया नोट्स हैं, आपने सर मैम जिससे भी पढ़ा हुआ है, बहुत अमेजिंग है, नोट्स को फट से रिवाइज किया, अगेन पर पेज 5 to 7 मिनट ज़्यादा नहीं लगने चाहिए अगर आपके नोट्स हैं खुद के हाथ के। ठीक है, उसके बाद पेपर लिया और फटाफट से ये चीज़ प्रैक्टिस करें। अब आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी तरीका हो गया। अब हम आते हैं न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स पे कि भाई फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट्स को क्या करें। ऐसे सब्जेक्ट में सबसे पहली चीज़ तो आपके पास होनी चाहिए, वो होनी चाहिए आपकी फॉर्मूला शीट। ठीक है, फॉर्मूला शीट माने पर चैप्टर आपको पता है कि हर चैप्टर में कुछ पर्टिकुलर फॉर्मूले हैं जो हर टाइप के क्वेश्चंस में रिपीट हो रहे हैं। अब आपको मैं यहाँ पे एक स्मॉल टेक्निक बताती हूँ। क्या होता है, आप लोगों ने अगर कभी नोटिस किया हो, नीट का पैटर्न क्या है, स्पेशली जब न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स पे आते हैं, जैसे अगर हम फिजिकल केमिस्ट्री फिजिक्स की बात करें, इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन रहते हैं अपने हर जगह। ठीक है, यूजुअली क्वेश्चन होते हैं इजी, मीडियम और हार्ड। ठीक है, इजी मीडियम क्वेश्चंस रहते हैं हमारे 30 to 35 क्वेश्चंस इजी मीडियम रहते हैं, और 10 से 15 क्वेश्चन जो होते हैं हमारे हार्ड रहते हैं नॉर्मली। अब जो ये 30 to 35 क्वेश्चंस हैं, आप मान के चलो ये ऑन रिपीटेशन आते हैं नीट में, मतलब हर एग्जाम में पैटर्न ये रहता है, मान लो क्वेश्चन वही है पर उन्होंने टेम्परेचर बदल दिया, उन्होंने कोई न्यूमेरिकल वैल्यू बदल दी, पर पैटर्न ऑफ क्वेश्चन सेम रह रहा है नीट में कि हर साल टेम्परेचर से एक क्वेश्चन आ रहा है, तो हर साल एक रिएक्शन से क्वेश्चन आ रहा है, ये रिएजेंट से आ रहा है, या ये पर्टिकुलर फॉर्मूला है इससे क्वेश्चन आ रहा है, स्पीड टाइम का क्वेश्चन आ रहा है, किसी का भी क्वेश्चन आ रहा है, वो फिक्स है कि ऐसे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो अब कोई चीज़ रिपीट हो रही है मतलब हमें वहाँ किस चीज़ की प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, क्वेश्चंस की। तो फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री में फॉर्मूला शीट को रिवाइज करने के बाद, या आपने नोट से फॉर्मूलाज देख रहे हो, जैसे भी आपने पढ़े, उसके बाद आप प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्वेश्चन प्रैक्टिस अगेन कहाँ से, सैम्पल पेपर से कर लो, PYQs कर लो, या फिर आप लोग NCERT के क्वेश्चंस जो एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स होती हैं या बैक क्वेश्चंस होते हैं, जो भी आप सॉल्व करना चाहो।
अब इनमें टाइम कैसे सेव करें मैम? एट द एंड हम तो बात कर रहे हैं, हमें तो टाइम मैनेज करना है रिविजन के लिए, पढ़ना तो शायद हमें आता भी होगा, तो टाइम यहाँ कैसे मैनेज करना है? आप लोगे टाइमर, स्टॉप वॉच, ठीक है, फोन में लगा लो, वॉच में लगा लो, जहाँ भी। 60 मिनट्स में हमने किए 45 to 50 क्वेश्चंस का टारगेट लेना है, ठीक है। नीट में 3 घंटे का पेपर होता है, पर क्वेश्चन आपको 1 मिनट मिलता है, बट अपन यहाँ पे एक बार प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो 60 मिनट्स लो, 45 to 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। अब आप एक बार ध्यान से देखो, यहाँ आपने 1.5 आवर में एक बार बायोलॉजी पढ़ ली, 1.5 आवर में आपने केमिस्ट्री पढ़ ली, विद इन 1 or 2 आवर में आपने फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स रिवाइज कर ली। मतलब आप एक दिन में अपने टाइम को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हो, बहुत अच्छे से चीज़ें डिवाइड कर सकते हो और बहुत सारी चीज़ें पढ़ सकते हो। तो जो टाइम वाली प्रॉब्लम है ना, वो सिर्फ मन में होती है, ठीक है। बहुत टाइम है बेटा आपके पास, बहुत लोगों को लग रहा है टाइम भाग रहा है, देखो भाग तो रहा है, पर ऐसा नहीं है कि आपके पास टाइम नहीं है, उसको करेक्टली यूटिलाइज करना आना चाहिए, टाइम बचाना आना चाहिए। टाइमर सर पे रहेगा ना कि 10 मिनट में एक पन्ना रीड करना है या फिर मुझे 60 मिनट्स में इतने क्वेश्चन करने हैं, तो आप ऑटोमेटिकली टाइम सेव करने लगोगे। तो दिस इज अ वेरी नाइस मेथड अगेन। अब आती है हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है भाई? मैम वेयर टू स्टडी फ्रॉम। ओ माय गॉड, ये क्वेश्चन तो अधिकतर बच्चों का रहता है। क्या आ जाते हैं, क्लास में आएंगे, पूछेंगे मैम हम वन शॉट से पढ़ाई करें, मैम हम नोट्स से पढ़ाई करें, हम एनसीईआरटी से पढ़ाई करें, ठीक है, या हम मैम खुद के जो बनाए शॉर्ट नोट्स हैं, हमारे पास शॉर्ट नोट्स पढ़े, हम उनसे पढ़ाई करें। आई नो बहुत रिलेट कर रहे हो आप इस चीज से, आपके मन में भी ये क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करना है आपको? देखो, पहली चीज, आपको वन शॉट कब पढ़ने हैं? वन शॉट आपको तभी पढ़ने हैं अगर कोई कंसेप्चुअल चैप्टर आ जाता है, ठीक है, कंसेप्चुअल चैप्टर। अब आप बोलोगे मैम ये समझ तो आ गया कंसेप्चुअल, पर क्या कहना चाह रहे हो? मान लो बायो में जेनेटिक्स है, जेनेटिक्स आपको पता है कि एनसीईआरटी में भी बहुत लेंदी है, आपके जो क्लास नोट्स होंगे वो भी इसके काफ़ी पन्नों के होंगे लंबे, एंड इट इज़ अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग चैप्टर। तो अगर कोई 2 से 3 घंटे के आपके वन शॉट देखने से वो पूरा चैप्टर रिवाइज हो रहा है, तो नॉट अ बैड आइडिया। कोई टीचर उसको बोल के आपको पढ़ा रहा है, आप साथ में एनसीईआरटी खोल लो, टीचर आपको कंटिन्यूसली वहाँ से पढ़ा रहे हैं, साथ साथ में रिलेट करो और साथ साथ में याद करते जाओ। और जैसे ही लेक्चर खत्म हो, बुक बंद की, फटाफट सारा वो रीड रिसाइट वाला मेथड फॉलो करा एंड यू आर डन, ठीक है। वन शॉट जरूरी नहीं आप हर चैप्टर के लिए देखो, कुछ चैप्टर होते हैं जहाँ नीड नहीं होती। अब जहाँ पे भी आपको लगे यार फिजिक्स का ये चैप्टर थोड़ा टिपिकल था, मेरे दिमाग से निकल के एक बार तो देखना पड़ेगा, तो वन शॉट देख लो। बायो का कोई बहुत बड़ा चैप्टर है जहाँ यू फील कि एक वीडियो देखना ही पड़ेगा, गो फॉर वन शॉट। तो सिर्फ कंसेप्चुअल चैप्टर्स के लिए वन शॉट फॉलो करोगे। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको कवर करनी है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी एक बिल्कुल करता धरता है, बेस्ट चीज़ है जहाँ आप चूक नहीं सकते हो बिल्कुल भी। क्या होता है ना, एकदम तीर एकदम निशाने पे ही लगता है, बिकॉज एनसीईआरटी कवर्स मोस्टली एवरीथिंग। और अगर आप स्मार्ट स्टूडेंट रहे हैं तो बहुत सारे बच्चे होते हैं जिन्होंने इस मोमेंट तक क्या होता है एनसीईआरटी के अंदर अपने नोट्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लिए होते हैं। नहीं लिखे हैं कोई बात नहीं, कोई डर की जरूरत नहीं है, आपने इंपॉर्टेंट लाइन मार्क कर रखी है, जिसमें भी इसमें इंपॉर्टेंट लाइन्स जो हैं या आपने इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स मार्क कर रखी हैं, सेम विद द नोट्स, आपने जो भी चीज़ इंपॉर्टेंट मार्क करी है आप उस चीज़ को एक बार थरोली रीड करो, ठीक है। नोट्स और एनसीईआरटी में से मैं प्रेफर करती हूँ कि आप एनसीईआरटी पढ़ें। यहाँ नोट्स में सिर्फ उन्हीं बच्चों को पढ़ने कहूँगी जिन्होंने अपने नोट्स पे मेहनत बहुत कर रखी है, मतलब क्लास में बहुत अच्छी तरीके से बनाए थे, फिर एनसीईआरटी के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे अपने नोट्स में लिख रखे हैं, क्वेश्चंस अपने नोट्स में लिख रखे हैं, काफ़ी अच्छे से हाईलाइट कर रखी हैं चीज़ें, तो डेफिनेटली गो फॉर योर नोट्स। एक्चुअली नोट्स क्या होता है, आपकी इनिशियली आपको जो पढ़ाई करते हो तब समझाने के लिए होते हैं, बट नोट्स में A to Z एनसीईआरटी की हर लाइन कोई भी कवर नहीं कर पाता है नॉर्मली, ठीक है। तो आपको बेसिकली क्या करना है, एनसीईआरटी ही पढ़ना। अब मैम ये सब तो ठीक है, समझ आ गया। अब शॉर्ट नोट्स का क्या पढ़ना मैम? ये बहुत लोगों की जिद होती है, मैम इस चैप्टर के शॉर्ट नोट्स दे दो, ये कोई हमें पढ़ा दे। देखो, अगर आपने खुद से शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं, आपके पास कहीं कोचिंग से मिले हुए हैं, कोई टीचर ने आपको बनवा रखे हैं, वेल एंड गुड। शॉर्ट नोट्स का काम कब आता है? शॉर्ट नोट्स का काम तब आएगा सपोज आपको कोई टेस्ट आ गया या लास्ट के 10-15 दिन बचे हैं एग्जाम से, और कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं कि आपको पता है आप उनको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे पाओगे पूरे टाइम में, क्योंकि उनका वेटेज भी इतना हाई नहीं और आप थरली आंखों से नहीं निकाल पा रहे हो, तो वहाँ काम आएंगे ये शॉर्ट नोट्स, ठीक है, एंड मोमेंट रिविजन्स के लिए। फटाफट से, जैसे आपके लास्ट के 7-8 दिन बचे, आपको सब कुछ आंखों से निकालना है, आपने शॉर्ट नोट की सारी फॉर्मूला शीट्स देख ली, आपने क्लासिफिकेशन का पेजेस देख लिया, आपने जो भी शॉर्ट नोट्स में बना रखा है आपने फटफट अपनी आंखों से थरली देख लिया, तो इन जगह आते हैं शॉर्ट नोट्स काम। तो आई होप आपको आंसर मिल गया कि आपको क्या चीज़ कब यूज़ करनी चाहिए। अब प्लीज़ ये वाला जो क्वेश्चन होता है ना कि मैम
वन शॉट हम सबके लिए देख लें, अगर आपको लगता है सबके लिए देख सकते हो, आपके पास इतना टाइम है, डेफिनेटली देखो। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ के कर पा रहे हो तो एनसीईआरटी पढ़ के करो, और कंसेप्चुअल चैप्टर्स के लिए वन शॉट फॉलो कर सकते हो। तो जस्ट डू दिस। अब आती है नेक्स्ट प्रॉब्लम कि मैम हम कंसिस्टेंट कैसे रहें, हाउ टू बी कंसिस्टेंट। मैम थोड़े दिन में तो मेरा मन बदलने लगता है, दिन में पूरे घंटे तो पढ़ाई नहीं कर पाता मैं, मेरा दिल जो है, मन है जो सब भटकने लगता है, ऐसा लगता है यार अब छोड़ो यार, अब नहीं हो रही। तो 3-4 घंटे पढ़ता हूँ फिर रिलैक्स हो जाता हूँ। तो यहाँ आपको क्या फॉलो करना है, फॉलो टारगेट टाइम, ठीक है, देन टॉपिक, देन टाइमर। अब आप बोलोगे मैम ये आपने जो लिखा है अब इसको प्लीज एक बार इलैबोरेट भी कर दो। तो मैं बताती हूँ कैसे इलैबोरेशन करना है। अब क्या होता है, अपने को पता है अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट है और आप सिलेक्शन लाना चाह रहे हो और आप अपने एंड टाइम को बहुत अच्छे से कवर करना चाह रहे हो, तो मिनिममली आप 12 आवर्स अ डे का टाइम निकालते हो पढ़ाई में। 12 आवर अ डे मतलब पर सब्जेक्ट आपको मिल रहे हैं 3-3 घंटे, ठीक है। इस टाइम को आप अपने अकॉर्डिंग वेरी कर सकते हो, आई एम जस्ट गिविंग अ रैंडम एग्जाम्पल, ठीक है, 3-3 घंटे। अब आपको टारगेट करना है टाइम वाइज, ठीक है। ये चीज़ आपको अपने डेली रूटीन में डाल लो इस चीज़ को, ठीक है। इसको मतलब अपना ही बना लो कि मुझे रोज़ ऐसे ही करना है, कुछ चेंजेस नहीं करने हैं इस चीज़ में, रोज़ उठना है, मेरा यही शेड्यूल है। कंसिस्टेंसी कब नहीं रहती, जब आपको पता नहीं होता है मुझे क्या करना है। मान लो आज मैं सुबह उठी, मुझे नहीं पता मुझे ऑफिस जाना है, मुझे कहीं डॉक्टर के जाना है, या मुझे कोई काम करना है। अगर मैंने एक रात पहले ही सोच रखा है कि यार नहीं मुझे सुबह उठ के पहले ऑफिस जाना है, फिर यहाँ जाना है, फिर यहाँ जाना है, फिर ये काम करना है, जब आप टारगेट बेस्ड वर्क करते हो तो आप एकदम कंसिस्टेंट रहते हो, क्योंकि आपके पास टाइम ही नहीं है फालतू चीज़ें सोचने का, टारगेट बना रखा है। अब साथ में एक रख लो छोटी सी कॉपी, ठीक है, जिसके अंदर आप लिस्ट ऑफ टॉपिक्स हैं और रोज जो टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा उसको अपन टिक मार्क करते जाएंगे कॉपी के अंदर। इससे क्या, एक तो कॉन्फिडेंस बना रहता है और आगे पढ़ने की इच्छा करती है, ठीक है। आपने टारगेट कर लिया। अब ये चीज़ है टॉपिक डिसाइड करना कि चारों सब्जेक्ट में आपको आज दिन में क्या क्या पढ़ना है। ये चीज़ बेस्ट तो है कि अगर आप एक रात पहले डिसाइड करके रखो, नहीं करा कोई बात नहीं, सुबह उठे अपने टॉपिक डिसाइड कर ले कि मुझे आज ये टॉपिक्स कवर करने हैं। अब टाइमर लगाओ और शुरू हो जाओ। टाइमर क्या, जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे 10 मिनट एक पेज के लगाने हैं, या आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है 60 मिनट का टाइमर लगा के, फिर टाइमर लगाओ। अगर आप ये चीज़ें फॉलो करते हो तो कंसिस्टेंसी अपने आप बन जाएगी, क्योंकि फालतू सोचने का टाइम ही नहीं बचा ना। और यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं एकदम स्टार मार्क लगा के ना यहाँ से यहाँ वो चीज़ बोलनी चाहूँगी। बहुत बच्चे क्या करते हैं एंड मोमेंट पे ना, अरे यार तेरा कितना कोर्स हो गया, अरे तेरा कितना, ओ तेरा कंप्लीट हो गया। देखो क्या होता है, जब आप अपने फ्रेंड से बातें करते हो या गॉसिप करते हो तो इससे क्या दो चीज़ें होती हैं, या तो आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाओगे या आप अंडर कॉन्फिडेंट हो जाओगे। सपोज आपके फ्रेंड का सिलेबस आपसे कम हुआ है तो आप बोलोगे यार मैं तो कितने टॉपिक्स आगे चल रहा हूँ या चल रही हूँ, तो आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली स्लो हो जाएगी। ये ह्यूमन मेंटालिटी है। और मान लो अगर आपके फ्रेंड का बहुत ज़्यादा हो गया है और आपका कम हुआ है तो आपको लगेगा यार अब मैं क्या ही करूँ, ये तो कितना आगे है मेरे से, मेरा सिलेक्शन ही नहीं हो पाएगा, मेरे से कितना आगे पढ़ रहा है। इस टाइप के डिस्ट्रैक्शंस को बंद करो। डिस्कशन करना, गॉसिपिंग करना, फ्रेंड्स को बार बार कॉल करना, ये सब अवॉइड करो। और कॉल भी कर रहे हो तो डू नॉट डिस्कस अबाउट स्टडीज कि ये करना है कि वो करना है, ठीक है। अवॉइड करो एंड मोमेंट डिस्ट्रैक्शंस को, तो डेफिनेटली कंसिस्टेंट रह पाओगे। अब हम लोगों के फिजिक्स वाला का विश्वास दिवस था 28 फरवरी को, जब हमने मेगा फेस्टिव लॉन्च में काफी सारे गिफ्ट्स लॉन्च हुए थे। उसमें से अगर आप लोग अभी अपनी सीट बुक कराते हो तो यू कैन गेट योर सीट बुक ओनली एट ₹499। एंड आपको जितने भी विद्यापीठ एंड पाठशाला के बैचेस हैं ऑल इंडिया, उन पे 30% ऑफ मिलेगा, विच इज़ अ बिग डील। और ये चीज़ आप कैसे कर सकते हो, आप PW के जो काउंसलर्स हैं उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आप विद्यापीठ में करना चाहते हैं तो इस कॉन्टैक्ट नंबर पे, पाठशाला में करना चाहते हैं तो इस कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड आप लोग इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, अपनी सीट बुक करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, सो व्हाई नॉट, डू नॉट मिस द गुड अपॉर्चुनिटी। अब लास्ट चीज़, ये जो मेजर प्रॉब्लम रहती है ये वाली भी एक, कि मैम टेस्ट कब देने हैं, फुल सिलेबस कब दूँ, नॉर्मल टेस्ट कब दूँ, मैम लास्ट का जो अप्रैल महीना है क्या मैं पूरे महीने टेस्ट देता रहूं या देती रहूं। तो ये प्रॉब्लम आई नो आप लोग फेस कर रहे हो। तो अब इधर आपको क्या करना है मैं बताती हूँ। कोशिश करना है हर 3 से 4 दिन में, एवरी 3rd to 4th डे, अप्रैल जब शुरू होगा क्योंकि वो आपका एंड महीना है, आपको फुल सिलेबस टेस्ट देने हैं। रोज रोज नहीं देने हैं। उसका रीज़न क्या होता है,
देखो, एक टेस्ट देना मतलब 3 घंटे का फुल फ्लेज टाइम निकालना, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, अब आपने नेक्स्ट डे टेस्ट देना है, तो आपके रिविजन टाइम में बहुत इंटरफेरेंस होगी और बहुत बच्चे सिर्फ टेस्ट ही देते रह जाते हैं। तो इस चीज़ को अवॉइड करो, हर 3-4 दिन में दो। जैसे क्या होगा, सपोज आपने 1 अप्रैल को एक टेस्ट दिया, ठीक है, आपको इसमें लगा कि यार मेरे ना इस सब्जेक्ट के ये टॉपिक्स वीक फील कर रहा हूँ, तो जो आप टेस्ट मान लो 4 अप्रैल को देने वाले हो, उस टेस्ट में आपने उन चीज़ों को इस ड्यूरेशन में रिवाइज कर लिया अच्छे से, फिर आपने ये टेस्ट दे दिया। फिर मान लो आपने 8 अप्रैल को कोई टेस्ट दिया, तो यहाँ जो भी जिस टेस्ट में कमजोरी आ रही है 3-4 दिन में, वो आप इस ड्यूरेशन के बीच में कवर कर सकते हो। तो आप टेस्ट भी दे रहे हो, अपनी गलतियां भी इम्प्रोवाइज कर रहे हो, फिर वापस टेस्ट दे रहे हो, टेस्ट दे रहे हो, गलतियां इम्प्रोवाइज कर रहे हो, टेस्ट दे रहे हो। तो एक रिपीटेशन चल रहा है, रोज रोज टेस्ट देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप रोज तो वैसे भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ही रहे हो टाइमर लगा के। तो डेफिनेटली यहाँ पे ये चीज़ फॉलो करो। स्पेशल पॉइंट, एक चीज़ याद रखना कि अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं तो OMR शीट्स को प्रिंट आउट करा लो। देखो, गूगल से एक इमेज डाउनलोड कर लो, नीट एग्जाम OMR शीट, उसके बहुत सारे प्रिंट आउट निकाल लो और OMR शीट के ऊपर ही टेस्ट दो। अगर आप घर बैठ के टेस्ट दे रहे हो या आप ऑनलाइन टेस्ट दे रहे हो, अगर आप OMR शीट पे कर सको तो वेल एंड गुड। इससे क्या होता है, जो लोगों की प्रॉब्लम होती है ना, ये 10% बच्चे जो ये देख रहे हैं, उसमें देखना अधिकतर लोगों की प्रॉब्लम होगी, मैम टाइम ही नहीं होता, OMR शीट ही नहीं फिल कर पाता। मैम OMR शीट में ना गलत फिल कर दिया, ऊपर नीचे हो गए क्वेश्चंस। तो अगर आप शुरू से OMR शीट की प्रैक्टिस रखोगे 10-15 बार या 20-25 बार, तो आप एग्जाम में आपको वो उतना हेक्टिक या उतना न्यू फील नहीं होगा, आपके लिए सब बहुत ईजी गो स्मूथ लाइक बटर फील होगा। एट द एंड कुछ छोटी मोटी टिप्स, ये जो आपकी रिविजन की मेन प्रॉब्लम्स थी वो तो अपन ने सब कवर कर ली। अब कुछ ऐसी टिप्स जो आपको हमेशा अपने मन में याद रखनी चाहिए, जिसमें इस टिप में भी मैं आपकी एक प्रॉब्लम डिस्कस कर लूंगी कि मैम नींद बहुत आती है, अब हम क्या करें, नींद का क्या सोल्यूशन है। तो है ना, स्लीप सोल्यूशन, स्लीप का सोल्यूशन। मैम नींद ही सोता रहता हूँ, वो खोली नहीं कि नींद आने लगती है। तो देखो, नींद का सोल्यूशन ये है, एक तो नींद कब आती है, जब ब्रेन में ना ऑक्सीजन कम जाती है। आपने कभी देखा है, आप सोते हो तो सांस कम लेते हैं, तो ऑक्सीजन कम आती है तो एकदम प्यारी नींद चलती रहती है। तो आपको क्या करना है, बहुत सारा पानी पीना है। जितना पानी पियोगे नींद कम आई होगी, ब्रेन को ऑक्सीजन जा रही है। दूसरी चीज, अगर आपको लग रहा है नींद आ रही है, तो बोल बोल के और लिख के पढ़ना शुरू कर दो। रीड लाउड एंड राइट। जब आप का हाथ चलता रहेगा तो दिमाग चलता रहेगा, तो नींद नहीं आएगी। कंटिन्यूसली तेज तेज आवाज में बोलोगे, खुद की आवाज खुद के कानों में पड़ेगी, तो नींद नहीं आएगी। ठीक है, तो ये कुछ चीजें होती हैं जो आप कर सकते हैं इफ यू वांट टू अवॉइड स्लीप। ठीक है, ये वाली चीज का सोल्यूशन है। सेकेंड चीज, नो गॉसिपिंग। अब सारी गॉसिप्स खत्म जो अपन डिस्कस कर चुके हैं। तीसरी चीज, यू हैव टू कीप स्माइलिंग ऑलवेज। ठीक है, ये मैं इसलिए बोल रही हूँ कि बहुत बच्चे एंड मोमेंट आते ही ना एकदम उनके ना मुंह होते हैं ना उदास हो जाते हैं, पैनिक फील करते हैं, एंजाइटी फील करते हैं। देखो, मैं आपको ये चीज़ बहुत क्लियर बता दूँ, एग्जाम देने के थोड़े महीने बाद या अगले साल आपको ये फील होगा, यार फालतू ही टेंशन लेता था, लेती थी मैं उस टाइम, बेमतलब की टेंशनें ले रखी थी। स्माइल करते करते भी तो पढ़ाई कर सकते हो, हंसते हंसते। तो स्माइल आप जिस भी चीज़ को देख के कर सको, कोई आप भगवान जी से प्रेयर करके कर सको, आपको मम्मी पापा को देख के खुशी हो, मेरे को देख के खुशी हो रही है मैम कि मैम के इस वीडियो में इस टाइम पे मैम बहुत ज़्यादा स्माइल कर रही थी, तो ये देख लो, ताकि आप खुश रहो यार, हंसते रहा करो, स्माइल करते रहा करो, पर ऐसे उदास नहीं होना। देखो, नीट आपकी एक लाइफ का पार्ट है, बट अपने शरीर को खराब करना या ज़्यादा टेंशन लेना जो आपके फ्यूचर में आपकी परमानेंट लाइफ प्रॉब्लम बन जाए, वो कोई मैटर नहीं करता है। ठीक है, इट्स बेटर कीप स्माइलिंग, कीप स्टडिंग, कीप ड्रिंकिंग वाटर, ज़्यादा सोना मत, एंड हमेशा हंसते मुस्कुराते हुए इस नीट की जर्नी को एकदम बहुत सारी बड़ी सी स्माइल से निकाल लेना। फटाफट से अब रिविजन करने बैठ जाओ, टाइम वेस्ट नहीं करना है। थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट एवरीबॉडी।